नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की किताबों से आगे बढ़कर एक बहुत ही खास और रणनीतिक केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं। चोल साम्राज्य का शानदार इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आज की मॉडर्न लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन रणनीतिक प्लेबुक है। ये साम्राज्य कैसे शुरू हुआ और सबसे अहम बात, इन्होंने इतने बड़े ग्लोबल स्तर पर अपने ऑपरेशंस को कैसे स्केल किया, ये सब समझना आज के कॉरपोरेट जगत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि 11वीं सदी का कोई पुराना साम्राज्य आज के मॉडर्न बिजनेस लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स को ग्लोबल ऑपरेशंस के बारे में भला क्या ही सिखा सकता है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं, क्योंकि साम्राज्य बनाने की जो प्राचीन चुनौतियां थी ना, वो आज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन से बहुत हद तक मेल खाती हैं। एक लोकल साम्राज्य कैसे समुद्र पार करके एक इंटरनेशनल पावर बन गया, ये हमें सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के वो मास्टर क्लास देता है जो हजारों साल पहले भी सुपर इफेक्टिव थे। ये कोट जरा ध्यान से देखिए। हम संभवतः उस दौर के अमेरिका थे। लिटरली चोल साम्राज्य का इकोनॉमिक दबदबा इतना ज्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। चीन और भारत मिलकर उस समय दुनिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा कंट्रोल करते थे। विदेशी मुद्रा और सोने का फ्लो दक्षिण भारत में इतना ज्यादा था कि खुद रोमन साम्राज्य को अपनी खाली होती तिजोरियों की टेंशन सताने लगी थी। तो इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 1. चोल रणनीतिक लाभ। 2. विकेंद्रीकृत शासन और प्रशासन। 3. व्यापार संघ और वैश्विक मार्ग। 4. दक्षिण पूर्व एशिया में नौसेना का दबदबा। 5. ब्रांड रणनीति के रूप में वास्तुकला। और अंत में 6. उनके पतन से लीडरशिप के सबक। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, चोल रणनीतिक लाभ। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि चोलों ने खुद को कितनी तेजी से स्केल किया। 850 ईस्वी में विजयालय ने बस एक रणनीतिक मौका देखा और सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद राजराज चोल ने आक्रामक तरीके से सीमाओं को बढ़ाया और फिर उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने 1025 ईस्वी तक श्रीविजय साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, जिससे व्यापार के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर उनका कंट्रोल हो गया। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटा सा लोकल स्टार्टअप कुछ ही दशकों में ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए। लेकिन देखिए, इतने बड़े ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड इंटरनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो हमें ले जाता है दूसरे पॉइंट पर, विकेंद्रीकृत शासन और प्रशासन। इतने विशाल क्षेत्रों को मैनेज करने के लिए चोलों ने ऑपरेशंस को शानदार तरीके से डिसेंट्रलाइज किया। उन्होंने एक 3 टियर सिस्टम बनाया। टॉप पर केंद्रीय नेतृत्व, उसके नीचे प्रांत जिन्हें मंडलम कहा जाता था, और एकदम ग्राउंड लेवल पर नाडु यानी स्थानीय सभाएं। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये था कि सेंट्रल अथॉरिटी को आम जनता को माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता था। तो ये नाडु असल में थे क्या? ये स्थानीय ग्राम सभाएं थीं। और मजे की बात यह है कि केंद्रीय सत्ता ने खेती, सिंचाई और लोकल जस्टिस जैसे क्रिटिकल काम इन सभाओं को सौंप दिए थे। ये पूरी ऑटोनॉमी के साथ अपने फैसले खुद लेते थे। आप इसे हमारे आज के पंचायती राज या मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के शुरुआती बीजों के रूप में देख सकते हैं। खैर, इंटरनल मैनेजमेंट तो सेट हो गया। अब हमारा एक्सप्लेनर बाहर की तरफ रुख करता है। सेक्शन 3, व्यापार संघ और वैश्विक मार्ग। ये बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है। उनके मर्चेंट गिल्ड्स या व्यापार संघ कोई साधारण व्यापारी नहीं थे। ये भारी हथियारों से लैस योद्धा व्यापारी थे। ये एक तरह से पावरफुल स्टेट एम्बेसडर्स थे जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और शिपिंग रूट्स की डील्स क्रैक करते थे। ये रोमन वाइन के बदले यहाँ से बेहतरीन कपड़े और रत्न भेजते थे। और इसी तरह इन्होंने हिंद महासागर को सीधे प्राचीन सिल्क रूट से जोड़ दिया था। और इन बेतहाशा मुनाफे वाले ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? एक बेजोड़ नेवी। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, दक्षिण पूर्व एशिया में नौसेना का दबदबा। इस स्लाइड की तुलना देखिए जो उनके अनूठे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को दिखाती है। बाद के यूरोपीय साम्राज्यों ने क्या किया? उन्होंने विदेशी जमीनों पर कब्जा किया और वहां शासन किया। लेकिन चोलों की रणनीति एकदम अलग थी। उन्होंने समुद्री व्यापार के रास्तों पर अपना दबदबा बनाया और विदेशी जमीनों को सीधे कंट्रोल करने के बजाय वहां ऐसे शासकों को बिठाया जो उनके मार्केट्स को सुरक्षित रख सके। ये आज की मॉडर्न बिजनेस फ्रेंचाइजी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा ही था। मिलिट्री और इकोनॉमी के अलावा उनका पीआर गेम भी बहुत स्ट्रांग था।
चलिए देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट, ब्रांड रणनीति के रूप में वास्तुकला। रानी सेम्बियन महादेवी ने असल में एक बहुत ही कैलकुलेटेड ब्रांड रणनीति चलाई थी। पहले रानियां मंदिरों में भीड़ों का दान करती थी, लेकिन महादेवी ने इसे पूरी तरह अपग्रेड कर दिया। उन्होंने एक ही कंसिस्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल में 12 मंदिर बनवाए और उन सभी को विशेष रूप से नटराज देवता से जोड़ा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज कोई बड़ा ब्रांड एक ही डिजाइन वाले चेन स्टोर्स खोलता है ताकि उनकी पहचान पक्की हो सके। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 49,000 टन। ये वो ग्रेनाइट है जिसे राजराज चोल के बृहदेश्वर मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ 7 साल के अंदर मोबिलाइज किया गया था। बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीन के हर साल 7,000 टन पत्थर मूव करना, ये उनकी इमेंस इंजीनियरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट का सबूत है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये उनके साम्राज्य की पावर का एक विशाल बिलबोर्ड था। और उनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी का एक और मास्टर स्ट्रोक था ये लॉस्ट वैक्स तकनीक। चोल कारीगरों ने इस कॉम्प्लेक्स मेटल कास्टिंग प्रोसेस से ऐसी बेदाग और बारीक कांस्य मूर्तियां बनाईं जो आज भी दुनिया के बेहतरीन म्यूजियम्स की शान बढ़ा रही हैं। ये सिर्फ आर्ट नहीं थी, यकीन मानिए, ये उनके बेशुमार पैसे और गहरे धार्मिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। लेकिन देखिए, कोई भी केस स्टडी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम उसका पोस्टमार्टम ना करें। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, पतन से लीडरशिप के सबक। इतने शानदार साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? असल में उनकी लगातार चलने वाली ये वॉर मशीन अनसस्टेनेबल हो गई। समुद्र पार के अनहीन युद्धों को फंड करने के लिए उन्होंने लोकल लेवल पर टैक्स इतने बढ़ा दिए कि गांवों के गांव दिवालिया होने लगे। और नतीजा क्या हुआ? जो सेंट्रल पावर इतनी स्ट्रांग थी वो कोलैप्स कर गई और सारी सत्ता वापस लोकल सरदारों और सभाओं के पास चली गई। और यहीं आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के मॉडर्न लीडर्स इस तरह के ऑपरेशनल ओवर एक्सटेंशन और रिसोर्सेज के खराब मैनेजमेंट से कैसे बच सकते हैं? चोल साम्राज्य का पतन हमें साफ तौर पर दिखाता है कि बहुत तेजी से स्केल करना और अपने संसाधनों को लिमिट से बाहर जाकर खींचना हमेशा एक घातक जाल साबित होता है, चाहे वो 11वीं सदी का साम्राज्य हो या आज की कोई मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस केस स्टडी से ये लीडरशिप लेसन जरूर याद रखिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।